ठीक है। हाँ तो क्या है हम लोग आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर नंबर कौन सा है 4 5 चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं और उसका नाम क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या था? इनहेरिटेंस कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट्स से बच्चों में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इस चैप्टर का मकसद क्या है? कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ये इनहेरिटेंस करवा रहा है, ठीक है? कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस करवा रहा है? हमको पता है कौन है, डीएनए है। हमको पता है कौन है, डीएनए, उसके अंदर जीन्स हैं, ठीक है, ये हमको पता है। लेकिन उस टाइम ये चीज पता नहीं थी, ठीक है। अभी हमको पता है कि कौन है, डीएनए है, जीन्स है, ठीक है, लेकिन उस टाइम ये चीज पता लोगों को नहीं थी। तो उस टाइम क्या था, आपका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब जाकर ये चीज प्रूव हुई कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस में हेल्प कर रहा है, डीएनए, ठीक है। उस टाइम ये चीज लोगों को पता नहीं थी। तो इस चैप्टर का मकसद क्या है, ये प्रूव करना। देखो दो है मकसद, ये प्रूव करना कि क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और दूसरा ये प्रूव करना बाकी जो भी है, जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, ये सब जेनेटिक मटेरियल नहीं, ये सब जेनेटिक मटेरियल नहीं। तो आपको पहले ये प्रूव करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, फिर आपको प्रूव करना है कि ये लोग जेनेटिक मटेरियल नहीं, ठीक है। दोनों चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ इतना प्रूव करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये लोग जेनेटिक मटेरियल नहीं। समझना आप इस चैप्टर को, शुरू से शुरू करेंगे हम लोग। मैं कह देता हूँ in the previous chapter you have learned the inheritance patterns and the genetic basis of such patterns. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. तो क्या है, मेंडल के टाइम में, किस टाइम में, मेंडल के टाइम में जो आपके फैक्टर्स थे, कौन थे, फैक्टर्स, जिनको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन्स बोल रहे हैं, उन्हीं को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था, ठीक है। उन्हीं को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। तो मेंडल के टाइम में ये जो फैक्टर्स हैं, जो जेनेटिक, जो इनहेरिटेंस को रेगुलेट कर रहे हैं, उनका नेचर क्या था, बहुत क्लियर नहीं था। मेंडल के टाइम में फैक्टर्स का नेचर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। अब ये ध्यान दें, ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid जेनेटिक मटेरियल। अब क्या हुआ, 100 साल के बाद, लगभग 100 सालों में ये चीज क्लियर हुई कि कौन, डीएनए क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मेंडल के टाइम में मेंडल को ये पता नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उनको सिर्फ इतना पता था कि कोई चीज है जो पेरेंट्स से कहां पर जा रही है, बच्चों पे जा रही है। कोई चीज है जो कहां से कहां पे जा रही है, पेरेंट्स से बच्चों में। क्या है ये उनको पता नहीं था। लेकिन 100 सालों के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे क्या हुए, रिसर्च हुए, तो उससे अब ये प्रूव हो चुका है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए। सब में नहीं होता, मेजॉरिटी, मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए। In class 11 you have learned that nucleic acids are polymers of nucleotides. दो तरह के जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या मतलब होता है, जहां पर हमारे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक। पहला क्या आपका डीएनए, पहला क्या है
डीएनए, दूसरा क्या होता है आपका आरएनए। क्या जाएगी इसकी फुल फॉर्म? डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या होता है? 99% ऑर्गेनिज्म में यही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, 99% ऑर्गेनिज्म में आपका डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? डीऑक्सी राइबो, ये क्या? बस खाली राइबो। ठीक है, ये क्या होता है? लगभग 1% ऑर्गेनिज्म में होता है। कुछ एग्जांपल इसके क्या है? पीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, दूसरा हमारा क्यूबी बैक्टीरियोफेज। इन सब में कौन होता है? आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। यानी कि ज्यादातर में कौन है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। 1% में कौन है? आरएनए। लिखो इसको, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। लिख लिया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड 1%, 1% ऑर्गेनिज्म, 1% लोगों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जेनेटिक मटेरियल का मतलब, जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है? जहां पे हमारे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो वो इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर है? डीएनए के अंदर। हर एक इंफॉर्मेशन कहां पे होती है स्टोर? डीएनए। अगर आपका आई कलर ब्लू है तो वो इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर है? डीएनए के अंदर। ब्लू आईज। देखिए आगे क्या होता है जिंदगी में। और देखना, एक चीज देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर देख पा रहे हो तो बताना, नहीं देख पा रहे हो तो। अब देखना, डीएनए का क्या है फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। मतलब दोनों ही क्या है? एक टाइप के एसिड है। दोनों ही क्या एक टाइप के एसिड है। डीएनए भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड। समझना है?
यानी कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड लगते हैं, हमने पढ़े हैं, कौन कौन, डीएनए और आरएनए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़े हैं दो टाइप के। एक क्या है तुम्हारा, डीएनए है, और ये क्या है, आरएनए। ठीक है, इतनी बात। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के, डीएनए और आरएनए। देखना ये चीज यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है, इन क्लास 9th यू हैव लर्नड दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखना बहुत ध्यान से देखना, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। समझ लेना वाली चीज। तुमको एग्जाम में पूछेगा न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, तुम क्या बोलोगे, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। सिंपल बात, यहाँ पे लिख दिया इसको। ये बस एक चैप्टर है, थोड़ा सा टफ है। टफ तो क्या है, मतलब ठीक है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर यही वाला है, ये खत्म हो जाएगा तो आपका स्पिरिचुअल चैप्टर है। अब क्या है, क्या न्यूक्लिक एसिड का होता है तुम्हारा, पॉलीमर किसका होता है, आपका पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का क्या मतलब होता है, मतलब क्या, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। ठीक है, मान लो जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक 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 है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, और इसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से। इस चैप्टर में आपको नोट्स बनाना है साथ साथ में, ठीक है, बनाते रहना नोट्स सारे का। लिखवाता है कहाँ हर चैप्टर में, पिछले वाले में कहाँ लिखा है, ठीक। क्या लिखा आपका, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid are the two types of nucleic acid found in living system. DNA acts as genetic material in most of the organism. मतलब क्या है, डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में। मैंने क्या बोला था, 99% ऑर्गेनिज्म में कौन होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है। 99% से भी ज्यादा ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, जो बच गए उनमें कौन होगा, आरएनए होगा। देखो आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर। तो क्या है, आरएनए जो होता है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, लेकिन ज्यादातर इसका मेन काम क्या होता है, मैसेंजर के रूप में। मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाने का काम कौन करता है, आरएनए। ठीक है, दोनों क्या होता है, आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल, इट फंक्शन एज एडेप्टर के रूप में भी काम करता है, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल के रूप में भी काम करता है। तो क्या है, आरएनए के बहुत सारे फंक्शन हैं, किसके, आरएनए के तमाम फंक्शन हैं। जैसे हम लोग लिखने का ट्राई करेंगे, और देखो डीएनए, डीएनए का एक ही काम है, क्या करेगा ये, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा। मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखना होता है, खाली देखो क्या मैं लिखता हूँ, अभी कोई भी लिखेगा नहीं कोई भी चीज को। ये कहता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आरएनए के देना बहुत सारे काम। आरएनए का पहला काम क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा।
कहाँ पर? कुछ वायरस के अंदर ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पर देखो सानिया, सेकंड क्या है? ये आपका मैसेंजर के रूप में काम करेगा, मतलब मैसेज का ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरे जगह। तीसरा ये काम करेगा एडेप्टर के रूप में। क्या करेगा काम? एडेप्टर के रूप में। चौथा ये क्या काम करेगा? कैटलिस्ट के रूप में। ये चार काम किसके हैं? आरएनए। ये क्या आपका आरएनए के चार इंपॉर्टेंट काम देखना उसका। अब क्या है? In class 11 you have already learned the structures of nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymer. In this chapter we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA, the genetic code that determines the sequence of amino acid in proteins, the process of protein synthesis and elementary basis of their replication. ठीक है? इस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? पहला क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर। पहली चीज पढ़नी हो क्या? डीएनए का, और डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनते हैं, या फिर एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। फिर क्या आपका? आरएनए से डीएनए कैसे बनता है। किससे? आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या आपका? जेनेटिक कोड, जो क्या करता है? जो डिटरमाइन करता है हमारे बॉडी में प्रोटीन का या फिर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या। फिर क्या आपका? प्रोटीन कैसे बनता है? क्या कैसे बनता है? प्रोटीन के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन। और क्या है? इस सारे के सारे प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है, मतलब इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. In the last section, the essentials of the human genome sequencing and its consequences will also be. तो क्या है? ह्यूमन जीनोम के बारे में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हमारी जीन्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन में पढ़ेंगे। Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA. तो क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन किसके साथ? डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने के साथ। In subsequent sections we will understand that why it is the most abundant genetic material and what is its relationship with RNA. तो क्या है? हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि आपका डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों यूज किया जाता है, डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों यूज किया जाता है, और उसका आरएनए से क्या रिलेशनशिप है, उसका आरएनए से क्या संबंध है। द डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotides. The length of DNA is usually defined as number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as base pair present. तो क्या है? अगर लेंथ डीएनए का आपको फाइंड करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट। अगर आपको डीएनए का लेंथ फाइंड करना है तो आपको देखना पड़ेगा क्या कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज बेस पेयर। दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या है? ये क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की। देखना पड़ेगा। अगर आपको डीएनए क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फाइंड आपको करना पड़ेगा? आपको फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियो, कितने न्यूक्लियोटाइड से वो बना, वही क्या होगी? उसकी लेंथ होगी। अगर आपको लेंथ फाइंड करना है किसका? डीएनए का, तो क्या फाइंड कर लो? कितने न्यूक्लियोटाइड से वो बना है। देखना इतनी बड़ी ध्यान। देना भैया। अब क्या है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। क्या बनता है आपका? आरएनए।
और डीएनए से जब बनता है आरएनए से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांस। और जो डीएनए से ही डीएनए वापस बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेप्लिकेशन। जब क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब डीएनए से वापस क्या बन जाए डीएनए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और जब आरएनए से बनता है प्रोटीन, किससे? आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांस। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। समझ आया? ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये क्या आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सेंट्रल डोगमा। क्या चीज है ये आपका? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, ठीक है, ये आपका है सेंट्रल डोगमा। ठीक है कि नहीं? वहां पे क्या लिखा है? सेंट्रल डोगमा लिखा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। और एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम आपका दिया होगा, ये कहीं ना कहीं चार्ट है एनसीईआरटी में। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा ये है सेंट्रल डोगमा। ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे जल्दी से अपने अपने कॉपी में, जो भी यार कंटेंट दिया हुआ।
लिख लिया। अब ये सारी बातें आपको कल तक याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, इस चैप्टर का बेसिक है। ये क्या है इस चैप्टर का? हाँ क्या? सेंट्रल डोगमा। ठीक है, ये जो 3-4 पेज है ये आपको कल याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, जो जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पे होता है ये, कहाँ कहाँ होता है टीएमवी में और क्यूबी बैक्टीरियो। टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक, ठीक है। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, अभी आप लोग जहाँ से आते हैं। हाँ। लेकिन ये होना चाहिए याद भाई। बंद करो।